हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बिल्कुल फाइन होंगे, एज यूजुअल, जैसे आप हमेशा रहते हैं। अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं। आज की जब क्लास स्टार्ट करनी थी, तो उससे पहले हमारे दिमाग में एक बात चल रही थी कि मैं ऐसा क्या बोलूं आप सभी को कि आप सभी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं, थोड़ा सा अपनी मेहनत और करना स्टार्ट करें। कौन सी ऐसी बात बोल दूं मैं आप सभी को जिससे आपका जो रुझान है पूरा का पूरा पढ़ाई की तरफ हो, किसी भी टाइप की कोई टेंशन ना हो आपको। ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। कभी कभी लगता है कि मैं आपको कोई एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊं। कभी कभी लगता है कि जो लोग सक्सेस पाके निकल गए मैं उनके विषय में बताऊं। बट फिर एक सवाल आता है कि हम कब तक किसी मोटिवेशनल स्टोरी से, पहले किए गए किसी के काम से हम मोटिवेट होते रहेंगे। आपने देखा होगा कि जब YouTube आप सर्च करते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाते हैं आपको। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। वो जितनी समय तक आपसे बातचीत करते हैं आप बिल्कुल मोटिवेट हो जाते हैं। वो बताते हैं कि आपको कुछ भी हो जाए बस कर जाना है, किसी काम को ऐसे करना है, वैसे करना है, ये तीर मारना है, वो तीर मारना है। आप भी बिल्कुल खुश हो जाते हैं। आपको लगता है कि बस उस समय आपके अंदर जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी एग्जैक्टली तो नहीं होती है, बट जो आप महसूस करते हैं वीडियो लेक्चर देख के, कि लगता है अगर दीवार में हम सही से एक हाथ मारेंगे ना तो दीवार गिर जाएगी। वो एक जो लाइन नहीं होती हमेशा कि एक तबीयत से एक पत्थर उछालना है और आसमान में सुराख हो जाएगा, तो उस समय तुम्हें महसूस होना शुरू हो जाता है कि वाकई में तुम्हारे पत्थर मारने से आसमान में छेद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो वीडियो लेक्चर खत्म होता है, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर का और बाकी सारी चीज़ों का, उसके बाद का क्या? फिर तो अगले 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बाद आप घूम फिर के अपनी वास्तविक दुनिया में आ जाते हैं। और आपकी वास्तविक दुनिया क्या होती है? वास्तविक दुनिया वही, जैसे ही कुछ हुआ तो आपने अपना मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप चेक किया, फेसबुक में देखा कोई फोटो डाली थी तो किसने लाइक किया कि नहीं लाइक किया, व्हाट्सएप में आपने कोई स्टेटस लगाया था, कितने लोगों ने सीन किया, कितने लोगों ने सीन नहीं किया। ऐसे लगता है कि बस इसका भी पूरा हिसाब किताब बना के रखना है आप सभी को। ऐसे ही करते हैं ना। अगर किसी भी स्पेशल पर्सन को आपको दिखाना है तो वो जब तक देख नहीं लेता तब भी आपको सुकून नहीं मिलता है, जब देख लेता है तब भी आपको सुकून नहीं मिलता है ना। स्पेशल पर्सन का मतलब समझ रहे हैं ना? अपना अपना जुगाड़ जो आप लोग बना के रखे होंगे। फेसबुक में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, क्या हो रही हैं चीज़ें, क्या नहीं हो रही हैं चीज़ें। बट रियलिटी ये है कि इससे कौन सी मोटिवेशनल एनर्जी आपको मिलने वाली है भाई। एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं आज, कि आप सभी के लाइफ में दुनिया का जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो हैं आप सेल्फ। ठीक है? मैंने क्या बताया कि थोड़ा सा किनारे लिखता हूँ क्योंकि इधर मैं आ रहा हूँगा, तो आई होप कि आप सभी को नहीं दिखाई पड़ेगा। मैंने बोला ये जो लाइफ है आपकी, इसमें जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है या जो भी एक बेस्ट मोटिवेटर का काम करेगा, वो एक ही पर्सन है और वो है आप खुद। आपसे बड़ा मोटिवेटर कोई हो ही नहीं सकता है। कभी सोच के तो देखिए। समझ रहे हैं ना आप? मोटिवेटर आप बेस्ट इसलिए हैं क्योंकि आपके द्वारा जो भी सेल्फ मोटिवेशन होगा ना,
उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो लॉन्ग ड्यूरेशन होगी। मतलब ये ड्यूरेशन जो होगा वो काफ़ी समय तक आप मोटिवेट रहेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर सेल्फ मोटिवेशन है क्या? आप कहते हैं सेल्फ मोटिवेट रहिए, सेल्फ मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? नो डाउट, अगर आपको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। दुनिया का जो भी सेल्फ मोटिवेशन है उसके पाने के लिए आप कुछ मत करिए। आप सिर्फ थोड़ा सा आपको थिंक करना है। मतलब जैसे नीति आयोग में थिंक टैंक बना हुआ है वैसे ही आपको सोचना है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम कम सोचते हैं क्या? हम तो दिन भर एक ही काम करते हैं। सुबह उठते हैं तो सोचने से स्टार्ट करते हैं, दोपहर में सोचते रहते हैं, शाम में सोचते रहते हैं, खाना पीना थोड़ा बहुत खा पी लिए, जो बाकी अपने नित्य कर्म होते हैं वो भी हमने कर लिए। उसके बाद क्या करते हैं? सिर्फ सोचते रहते हैं। अगर किसी ने हमारी फ़ोटो को लाइक नहीं किया तो भी सोचते हैं, अगर लाइक कर दिया तो भी सोचते हैं, किसी ने हमारे स्टेटस को देखा तो भी हम सोचते हैं, और नहीं देखा तो भी हम सोचते हैं, किसी ने अच्छा कर दिया तो भी हम सोचते हैं, किसी ने अच्छा नहीं किया तो भी सोचते हैं। लेकिन ये वाला जो सोचना है ना, जो कि प्रेजेंट टाइम पे आप सोचते हैं, एक्चुअली इसको ना 5 मंथ्स के बाद सोचिएगा तो बहुत बेटर रहेगा। आपका जो सोचना है इसको आप 5 महीने के बाद छोड़ दीजिए, ये अभी आपके काम की चीज नहीं है। आपको सोचना क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है। आपको सोचना ये है कि अभी जब आप नहीं सक्सेस हुए हैं, ये जो भी लोग सक्सेस हुए हैं, तो जिस पोजीशन पे उन्हें जाना चाहिए, आपको क्या लगता है जिंदगी में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप कहीं सिलेक्ट हो जाएं? नहीं दोस्तों, सिर्फ आप सिलेक्ट हो जाएं ये जिंदगी की कभी बड़ी चीज हो ही नहीं सकती है। आप जहां डिजर्व करते हैं वहां सिलेक्ट हो जाएं, ये दुनिया की बहुत बड़ी चीज होती है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा एक स्टूडेंट था दिल्ली में, जब मैं चाणक्य आईएएस में पढ़ा रहा था। कुछ दिन पहले उसका मैसेज आया कि सर आई एम सिलेक्टेड। मैंने कहा वेयर? बेटा कहाँ सिलेक्ट हुए तुम? तो उसने बोला सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हो गया। बट मैंने कहा बेटा यू आर हाईली क्वालिफाइड, you are BTech and MTech degree holder and you are doing an MTS job. I am not saying that MTS job is a worst job. ऐसा नहीं है कि MTS की जॉब कोई बहुत बुरी जॉब है, नहीं, हर एक जॉब अपने आप में बहुत अच्छी होती है। बट रियलिटी है कि जो MTS जॉब कर रहे हो आप क्या इसे डिजर्व करते हो? नहीं, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी मजबूरी है। आप सिर्फ ये सोचते हैं कि एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब वो भाई साहब हमारा गया, जब ऑफिस पहुंचा तो उसने बहुत मजा आया। क्यों? जस्ट ही गॉट अ बैच। उसके बाद उसने बड़ी सारी फोटो लगाई कि नहीं बैच के साथ आई जस्ट गॉट सिलेक्शन इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जिससे ही बोलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पीपल जस्ट बिकेम हैप्पी बिकॉज उन्हें ऐसा लगता कि नहीं भाई साहब तो सिलेक्ट हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। बट रियलिटी वॉज दैट अंदर से उसकी सिचुएशन क्या थी वो आपको मैं आगे बताता हूँ। जब धीरे धीरे कम से कम महीना, 1.5 महीना, 2 महीने बीते तो एट दैट टाइम फिर होता क्या है कि जो वहाँ का वर्किंग है, जो कार्य प्रणाली है, तो उन्हें महसूस हो गया कि नहीं नहीं यार मैं इन सभी चीज़ों के लिए तो बना ही नहीं हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ उन काम को कर रहा हूँ जिसके लिए मैं बिल्कुल नहीं बना हूँ। अब फिर उनकी प्रेजेंट कंडीशन क्या हो गई? सुबह 9 से लेकर के शाम के 6 बजे तक वो सिर्फ और सिर्फ घड़ी की तरफ देखते थे कि कब मेरा टाइम ख़त्म होगा और कब मैं घर जाऊंगा। बाय द वे अभी तो अगेन एसएससी सीजीएल में वो मेरा स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया है और आई थिंक ही गॉट सिलेक्शन इन एक्साइज इंस्पेक्टर। बट
मैंने जो उसका वो क्रुशियल टाइम पीरियड देखा है, तो आपने जो साल 2 साल 3 साल जो भी आपने सिलेक्शन के टाइम पे आपने किया, उसमें क्या हुआ, उसमें आपने उस एक ही चीज़ की कि आपने अपने पूरे टाइम पीरियड को ना लॉस कर दिया। तो जो आज आप कर रहे हैं, आप एक बार मन में सोचिए कि क्या आप वाकई में वो डिजर्व करते हैं, और अगर उससे ज़्यादा आगे जाना डिजर्व करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका टैलेंट, आपका इंटेलिजेंस, आपकी हार्ड वर्क अगर आपको वहाँ तक ले जाना चाहती है, तो प्लीज़ आप जाइए, मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। तो उस ये जो सिचुएशन है, सेकंड वर्ड इज पोजीशन, आप किस पोजीशन पे हैं, ये जो दोनों मिल करके आपके अंदर मोटिवेशन क्रिएट करते हैं। और मोटिवेशन काहे का, मोटिवेशन होता है कुछ और चीज़ का नहीं दोस्तों, मोटिवेशन होता है आपका आगे बढ़ने का, कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आप अपनी डिजायर्ड पोजीशन कैसे पाएंगे जिसको आप डिजर्व करते हैं। तो ये जो होता है वो सेल्फ मोटिवेशन होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जो ज़िंदगी के अभी 3 4 5 महीने हैं, ठीक है, 4 to 5 months, आप लोग जो भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, प्लीज़ उसमें मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि इस दुनिया में आपके लिए कोई है ही नहीं, देयर इज़ ओनली वन पर्सन एग्जिस्ट, दैट इज़ योर सेल्फ, एंड सेकेंड योर फ्रेंड इज योर बुक्स। कोई नहीं यार, व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी है, इन सभी चीज़ों को गोली मारो। अब इनको ले जाके ऐसा नहीं है कि मोबाइल में गोली मारना शुरू कर देना, नहीं तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी, मोबाइल बर्बाद हो जाएगा, उसके पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। लेकिन इस सभी चीज़ों को हटा दो, क्या फ़र्क पड़ता है कौन क्या करे। अब क्या होता है, हम अपना शॉर्ट वीडियोज़ ओपन करते हैं तो हमें उसमें उर्फ़ी जावेद नज़र आती हैं, हमें उसमें ढपोरी लाल नज़र आते हैं, हमें उसमें फलाना नज़र आते हैं, हमें उसमें ढिमकाना नज़र आते हैं। क्या करोगे, इन लोगों ने तो अपना जो भी गंदा संदा करके, अच्छा बुरा करके पहुंचना था जहां तक पहुंच गए। आप उर्फी जावेद बनोगे, भगवान ने आपको ऐसी शक्ल दी है, आप अगर उर्फी जावेद बनने की कोशिश करोगे तो कुछ होगा भी नहीं, समझ गए ना। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आपको अपना लेवल खुद से पता है, और आप बस हार्डवर्क करना शुरू कीजिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जस्ट बिकॉज सारी चीज़ें आपके ऊपर खुद डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हो। आप लाइफ को अच्छी तरीके से आगे ले जाना चाहते हो, या फिर जैसे बाकी सारे लोग अपनी चीज़ों को स्पॉयल करते हैं, और जब एक एज निकल जाती है, पता है कितना, 32 ईयर्स 33 ईयर्स वट एवर, तो उसके बाद अपने बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं, बेटा वैसे मैं तो था तो बड़ा टैलेंटेड, काश मैंने उस समय मेहनत की होती। तो ये जो वर्ड है ना, ये आपकी जो होल लाइफ होती है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो प्लीज़ बाकी लोगों की तरह ये आप बिल्कुल मत करिएगा कि काश आप ऐसा कर सकते थे, आपने नहीं किया, आपके पास आज मौका है। हाँ, बहुत सारे बच्चे मेरे को हमेशा ये चीज़ बोलते थे कि सर, कोई कहता था कि हमारे पास पढ़ने के लिए पैसों की दिक्कत है, कोई कहता था कि हमारे पास बेस्ट टीचर अवेलेबल नहीं है। तो मैं कहता हूँ ना कि मैंने तो दिल्ली में पढ़ाया है, दिल्ली मुखर्जी नगर, जहाँ तो प्रिपरेशन का हब होता है ना। चाहे चाणक्य आईएएस हो, या करनाल हरियाणा हो, या आगरा में मैंने पढ़ाया हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, नियर अबाउट मैंने कई सारी जगहों में पढ़ाया है। तो प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपके पास सारी चीज़ें हैं, एक्सक्यूज़ देना बंद करो, हार्ड वर्क करना शुरू करो। जिस दिन ऐसा आपके अंदर आ जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि आपसे बेहतर कोई और होगा, ठीक है। तो आज दोस्तों, इससे प्रीवियस क्लास में मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के साथ में मैंने कई सारी चीज़ों को किया था। कई सारी चीज़ों को क्या किया था कि सबसे पहला लेक्चर जो मेरा एक अभी मेरा टारगेट है, एसएएस एग्ज़ामिनेशन है, जो कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ामिनेशन है, और ये सीजीडीए कंडक्ट कराता है। एक्चुअली इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो दोस्तों, मैंने इसको कराना शुरू किया है आप सभी के लिए, और लोगों को इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एसएएस में बहुत सारी बुक्स हैं, तो इसमें हर एक चीज़ के लिए इतना टाइम दे पाना, तो इससे बेहतर ये है कि सारी चीज़ों की हेल्प आउट मैं आपके लिए, आपके साथ में करने के लिए अवेलेबल हूँ, ताकि पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आप सभी को और समझा दूं कि जो भी कन्फ्यूजन दिमाग में है, जस्ट लाइक मैं अभी आप सभी को क्या पढ़ा रहा हूँ, तो आप सभी को पता होगा कि मैं आप सभी के लिए मैं आप सभी के लिए अभी पार्ट 5 पढ़ा रहा हूँ।
लेक्चर 1 में पार्ट 1 पढ़ाया था, लेक्चर 2 में पार्ट 5 का पहला पोर्शन पढ़ाया था, लेक्चर 3 है पार्ट 5 का आज सेकेंड पोर्शन में पढ़ा रहा हूँ। तो बाकी सारे एग्जामिनेशन जस्ट लाइक एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, या यूपी पीसीएस हो गया, आरओ एआरओ जो भी एग्जामिनेशन है, स्टेट पीसीएस या अदर वनडे एग्जामिनेशंस, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पार्ट 1, पार्ट 5, पार्ट 10 जिनको भी मैं अभी पहले पढ़ाने वाला हूँ, बाकी सारे पार्ट को भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप सभी लोग प्लीज़ इसकी तरफ कंसंट्रेशन पूरा करिए। लेक्चर इस वजह से बिल्कुल नहीं छोड़ना है कि सर ने बोल दिया कि हम एसएएस के लिए पढ़ा रहे हैं तो अब पार्ट 5 से हमारा कोई लेना देना ही नहीं। क्यों नहीं लेना देना है भाई? पार्ट 5 ऐसा थोड़ी ना कि एसएएस में कुछ और बनता है। पार्ट 5 में एसएएस में जब जाते हो तो 52 नंबर आर्टिकल में देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट इन इंडिया, और कहीं पर और जाने के बाद पता चला कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। ऐसा तो कुछ है नहीं, 52 तो सेम ही है चाहे जो भी एग्जामिनेशन हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा एक ही है। सो प्लीज़ आप सभी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सारे लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अब पिछली सारी क्लास की चीज़ों को आप सभी ने रिवाइज किया होगा बेहतर तरीके से, और कहीं कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर भी आपको जो भी कन्फ्यूजन लगता है आप लोग मुझसे पूछेंगे, ठीक है। हाँ, आप में से कई सारे लोगों का मैसेज, कॉल और बाकी सारी चीज़ें भी आती हैं, देख के अच्छा लगता है। हाँ, आप में से जिसको जो भी क्वेरी हो, जो भी कुछ पूछना हो, कल मेरा लेक्चर नहीं आ पाया, कल आना था बट ड्यू टू सर्वर इशू थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर में, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको जो भी अगर कुछ कहना हो, जैसे अभी एक दोस्त ने मेरे को बोला था कि सर जो हमारा C&AG का एक्ट आया था, आप प्लीज़ उसको हमें समझा दीजिए। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करने के बाद हम इसको समझाएंगे। हमारे एक दोस्त का मैसेज आया था अभी हाल फिलहाल में, हम उसके विषय में आपको थोड़ी देर में बताते हैं, ठीक है। अभी पहले हम इधर आते हैं, तो ये आप ध्यान रख लीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। आपको जो भी लगता है आप प्लीज़ मुझसे बात कीजिए। तो पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक प्रेसिडेंट के विषय में हमने आप सभी से प्रॉपरली बातचीत की थी, और आज हमारी नई शुरुआत है उपराष्ट्रपति के विषय में 63 से लेकर के, और हम आगे पढ़ेंगे। हम पार्ट 5 पे सिर्फ 3 लेक्चर बनाएंगे। पहला बन गया था, दूसरा आज है, तीसरा एक और बनेगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ और नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब मैं आप सभी को बताऊं कि सबसे पहला हमारा आर्टिकल 63 क्या कहता है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 क्या कह रहा है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जस्ट लाइक 52 में आपने पढ़ा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे ही 63 में क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कोई डाउट यहां से नहीं है? चलो देखते हैं। आर्टिकल 64, उपराष्ट्रपति जो होगा, वाइस प्रेसिडेंट जो होगा, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा क्या है? संसद का, पार्लियामेंट का द्वितीय सदन होता है, जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं। इसको हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन में आती हैं। आप सभी को पूरे कंसंट्रेशन के साथ में हमारे साथ लगे रहना है, ठीक है। हम देखेंगे अभी आर्टिकल 63 क्या था कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 क्या था? उपराष्ट्रपति, ये हटा देते हैं। उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्वेश्चन पेपर में आपके आता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। क्वेश्चन क्या आता है आपका कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो आप क्या बताएंगे? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। क्वेश्चन 63 थे क्या था? अनुच्छेद जो हमारा आर्टिकल 63 था, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 क्या है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जरा थोड़ी सी अब बातें हम लोग पढ़ेंगे।
इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितना भी हाईलाइट करके दिया गया है ये आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे गए क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ इनमें से किसी को छोड़ना नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति होता है। अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है। लाभ का पद का मतलब क्या है? मैंने बताया था कि लाभ के पद होते हैं जस्ट लाइक आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप वर्क कर रहे हैं, तो वो आपका लाभ का पद कहलाएगा, है ना। लेकिन जस्ट लाइक आप किसी सदन के सदस्य हैं, या इससे पहले आप राज्यपाल रहे हैं, या किसी अदर जो भी इलेक्शन की संस्थाएं हैं उसमें आप रहें, ऐसी जगहों पे जो भी पर्सन होता है उसको हम लाभ का पद नहीं कहते हैं। जो भी मंत्री होते हैं, जो भी राज्यपाल, ये सब लाभ के पद बिल्कुल नहीं कहलाते हैं। ठीक है, चलो। आर्टिकल 63 क्या था कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या क्या चीज़ें थी कि पहली बात, राज्यसभा का पदेन सभापति कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ का पद क्या होता है मैंने आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। बात को समझते हैं। बहुत सिंपल है। हमारे राष्ट्रपति जी, मान लेते हैं कि उस पोस्ट पे बैठे किसी व्यक्ति को अचानक से कोई दुर्घटना उनके साथ हो जाती है, या बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई जिसकी वजह से वो अपने जो भी ऑफिशियल वर्क हैं उनको प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, या असामयिक मृत्यु हो गई, या किसी वजह से उनको कुछ समय के लिए सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना पड़ा, या एक कंडीशन ऐसी है कि वो संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे थे, इस वजह से आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगा करके, इम्पीचमेंट लगा करके उनको उनके पद से बाहर कर दिया गया। ऐसी किसी भी आकस्मिक स्थिति में, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में, क्या होगा कि अब राष्ट्रपति की पोस्ट खाली है। आपको पता है कि हमारे यहाँ कोई भी वर्क राष्ट्रपति के बिना नहीं होता है, उसके साइन बहुत ज़रूरी हैं। करती सारी चीज़ों को मंत्रिपरिषद है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सवाल ये हुआ यहाँ पर कि अब कौन साइन करेगा? उस समय के लिए जब तक एक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, या जो राष्ट्रपति आकस्मिक सिचुएशन में यहाँ से कुछ समय के लिए बाहर गए थे, या तबीयत खराब में नहीं वहाँ पर अवेलेबल थे, तबीयत सही होने के बाद जब तक नहीं आ जाते, या दूसरा चुनाव होने के बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है, नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते हैं, तो उस समय तक उपराष्ट्रपति क्या करेगा? उस समय तक उपराष्ट्रपति ये करेगा कि वो राष्ट्रपति की जगह पर काम करेगा। तो अब जो भी यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट थे वो क्या बन गए? ये अब बन गए प्रेसिडेंट। अब अगर प्रेसिडेंट बन गए तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट एक साथ तो रहेंगे नहीं। तो फिर इस सिचुएशन में प्रॉब्लम यह है कि अब अगर ये प्रेसिडेंट के कृत्यों का या इनके कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, कृत्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वाइस प्रेसिडेंट जब तक थे तब तक वो राज्यसभा के सभापति थे। अब प्रेसिडेंट होने के बाद प्रेसिडेंट तो कभी भी राज्यसभा का सभापति होता नहीं है, तो इस सिचुएशन में ये राज्यसभा का सभापति तो रहेगा नहीं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है अगर तुम राज्यसभा के सभापति नहीं हो तो फिर घंटा मिलेगा तुम्हें राज्यसभा के सभापति के जो भी वेतन भत्ते या जो भी सारी सुख सुविधाएं पाते थे वो तो नहीं मिलेगा ना। अब आपको कौन सी सुख सुविधाएं मिलेंगी? वो सुख सुविधाएं जो कि प्रेसिडेंट को दी जाती थी। कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कि आप जिस पोस्ट पे रहेंगे, जो काम करेंगे, आपको वहीं के वेतन भत्ते मिलेंगे।
आप ये सोचें कि आप उस पोस्ट पे नहीं हैं, फिर भी आपको वेतन भत्ते चाहिए उस चीज़ों के, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दूसरी बात, कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरी बात, आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के अगर कर्तव्यों का पालन करता है तो उस अवधि के दौरान ना तो वो राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करेगा और ना ही वो जो राज्यसभा के सभापति को वेतन भत्ते और बाकी सारी चीज़ें थी उनको पाएगा। बात समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अगर आप में से किसी को कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ आप सभी लोग मैसेज कीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आर्टिकल 63 में हम लोगों ने पढ़ा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में हम लोगों ने पढ़ा कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? अगर है तो आप बताइए। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 65 की। अभी भी मैंने बताया आर्टिकल 64 का जो लास्ट वाला पॉइंट था वो यही था कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि राष्ट्रपति की असामयिक मृत्यु हो जाए या वो पद त्याग करके चला जाए या उसे महाभियोग द्वारा पद से हटा दिया जाए या उसकी तबीयत खराब हो जाए, ऐसी सिचुएशन में अगर उसकी राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है, तो आर्टिकल 64 में ही हमने आर्टिकल 65 के विषय में आप सभी को बता दिया था। अब चलते हैं आर्टिकल 66 के विषय में। आर्टिकल 66 में कई सारे सब पॉइंट हैं, जरा हम देखेंगे सब आर्टिकल्स भी। आर्टिकल 66 का फर्स्ट नंबर पॉइंट है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? तो वही बात, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्यों से मिलकर गठित निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। आपने क्या देखा यहां पर? आप ये देख रहे हैं कि राष्ट्रपति में जब आपने देखा था तो दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे, लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। ठीक है, इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, विधान परिषद के किसी में भाग नहीं लेते हैं, ये तो आपको पता है। दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, सभी सदस्यों में दो आ जाते हैं। पहले आते हैं निर्वाचित और दूसरे आ जाते हैं मनोनीत। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य निर्वाचित और मनोनीत सभी के सभी शामिल होते हैं और मिलकर के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल या कोलेक्टोरल कॉलेज गठित होता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति के समान उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति से या मत से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टली आता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो आप बताएंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो पहले सेक्शन में राष्ट्रपति था, अब की बार हम लोग उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ से आप सभी को? अगर होता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो क्या पढ़ा आपने 66 के 1 में, जहां उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लिखा है कि संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों से मिलकर गठित निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के समान राष्ट्रपति का निर्वाचन भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। राष्ट्रपति के विपरीत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, किंतु राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नोट, राज्य के विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। यह आर्टिकल 66 का 1 नंबर है। ठीक है, ध्यान रखना है।
जहां पर ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, कि सपोज दैट राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कि यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा चेंजमेंट हो गया, यहाँ पर इस तरीके से ऐसी चीज़ें आ रही हैं, वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, उसे मिस बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 66 का सब पॉइंट 3। आप देख रहे हैं कि मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही पढ़ा रहा हूँ, वो जो आपके पेपर में आएंगे। इतनी मेरी गारंटी है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे पेपर में कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। ठीक है, दूसरी बात सबसे बड़ी ये है, कल किसी एक दोस्त का मैसेज आया, उसमें लिखा हुआ था, मतलब किसी एक स्टूडेंट का मैसेज था, और वो बोलता है कि सर आप एक बात बताइए ज़रा। मैंने पूछो क्या बात है। कहते हैं सर आप ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे लग रहा है कि नर्सरी के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो मेरा उन भाई साहब के लिए एक ही जवाब था कि जो पहले से तैयारी कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन की या फिर यूपीएससी की या यूपीपीसीएस की, उनको तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन सपोज दैट ऐसे लोग जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, 5-5 6 से 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो उनके दिमाग से उतर जाती हैं। और जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी नहीं आता है, तो उनके लिए ये जो चीज़ें हैं ना, कि आपको याद रखिए, अभी आपको विद्वान नहीं बनना है, अभी आपको डीप स्टडी नहीं करनी है आईएएस वाली, आपको सिर्फ एग्जामिनेशन करके बाहर निकल जाना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जिस दिन आपको डीप स्टडी करनी होगी, आप मेरे से बताइएगा सर एक डीप स्टडी वाला लेक्चर बताइए, तो मैं उस दिन बनाऊंगा और आपको वो लेवल समझ आएगा। अभी जो लेवल है उसमें बस जो पेपर में आने लायक है उसकी तैयारी करके आप अच्छे से अपने जो भी डिज़ायर्ड पोजीशन है, जिसको आप डिज़र्व करते हैं, आप उसमें जाके सिलेक्ट हो जाइए। ठीक है ना? सो प्लीज़ सिर्फ आपका कंसंट्रेशन फालतू की चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं, आपका कंसंट्रेशन सिर्फ एक जगह है, वो ये है कि जितना बताया गया हमें उसकी तैयारी करनी है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? चलो देखो, 66 का 3rd नंबर जो सब आर्टिकल है वो कहता है उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हताएं, पात्रताएं, योग्यताएं, व्हाटएवर। उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति की योग्यताएं लगभग समान हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, राष्ट्रपति के लिए भी था, उपराष्ट्रपति के लिए भी। 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की उम्र इसमें पूरी कर चुका हो। ठीक है, 35 वर्ष की उम्र पूरी हो गई हो, भारत का नागरिक हो। तीसरे नंबर में ये राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। याद रखिए, राष्ट्रपति में ये आपने डिफरेंट पढ़ा था, ये था कि राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए, योग्यता रखता हो, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा द्वितीय सदन जिसे कहते हैं या उच्च सदन कहते हैं, उसमें निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए था। ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए, आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में डिफरेंस क्या है जरा देखते हैं। पहला है, राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। 1 मिनट रुकना जरा। ठीक है, राष्ट्रपति डिफरेंस 1 जो है, राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। डिफरेंस नंबर 2 है, राष्ट्रपति के लिए अगर कोई सदस्य चुनाव में खड़ा होना चाहता है, तो जो भी ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है, निर्वाचक मंडल जो होता है, उसके 50-50 सदस्य जो होते हैं, 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। 50 लोग इसको प्रपोज करते हैं और 50 लोग उनके लिए अप्रूव्ड करते हैं। बात समझ रहे हैं कि 50 प्रपोजल होते हैं और 50 अप्रूवल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए 50 की संख्या जो है वो 20-20 हो जाती है, 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट, ये आर्टिकल 66 का 3rd पॉइंट था। तो आपको मैं बता दूं कि आर्टिकल 66 सबसे पहले 63 हम लोगों ने पढ़ा। 63 में था भारत का उपराष्ट्रपति, ये भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 ये था उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 65 में हमने पढ़ा कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जो भी सिचुएशंस है उनको मैंने एक्सप्लेन किया प्रॉपरली।
आर्टिकल 66 के फर्स्ट पार्ट में मैंने देखा कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे कैसे होगा, क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, कौन कौन सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आर्टिकल 66 के थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि योग्यताएं, अर्हताएं, पात्रताएं क्या होनी चाहिए जो आदमी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए खड़ा होना चाहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि, टर्म ऑफ ऑफिस के कार्यकाल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो उपराष्ट्रपति की पदावधि याद रखनी है आपको कि उपराष्ट्रपति की पदावधि जो होती है वो उपराष्ट्रपति की पदावधि जो होती है वो 5 साल की होती है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। जैसे राष्ट्रपति के लिए था कि वो राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता था। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति आदमी बन गया, बनने के बाद मजा नहीं आ रहा यार पोस्ट में, क्या करे, जाएगा उपराष्ट्रपति के पास, बोलेगा भाई साहब ये लो रिजिग्नेशन, हम जा रहे हैं। सिमिलरली उपराष्ट्रपति को मजा नहीं आ रहा तो क्या करेगा, अदली बदली, वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, बोलेगा साहब हमें काम करने का मन नहीं कर रहा है, और वो वहां से वापस आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। उपराष्ट्रपति की पदावधि वैसे 5 वर्ष की होती है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ऐसा हो सकता है कि कई बार राज्यसभा में अविश्वास मत जारी हो जाए। अविश्वास मत का मतलब सपोज दैट जो भी राज्यसभा के सदस्य हैं वहां पर, उनके लिए सिचुएशन क्या हो जाए कि बहुमत से वो लोग एक प्रस्ताव रखें कि राज्यसभा अपने पद से उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे, और उसको जो लोकसभा का स्पीकर होगा, याद रखिए कि राज्यसभा में इसका प्रपोजल होगा और लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर होगा वो उसको एक्सेप्ट कर ले, तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। परंतु उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व। याद रखिए जब हमने राष्ट्रपति की बात की थी तो उनके लिए भी बोला था कि 14 दिन पूर्व एक नोटिस चाहिए होता है, और नोटिस सभी के द्वारा साइन होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी ये। ठीक है, जो भी नोटिस मिलेगा वो साइंड होगा। तो उपराष्ट्रपति की पदावधि नॉर्मली 5 साल। अगर सपोज दैट कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसको मन नहीं हुआ, जाके उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दिया। इसके अलावा अगर सपोज दैट राज्यसभा के जो सभी का मत एक जैसा नहीं रहा तो बहुमत में सारे लोग मिल करके हटाने के लिए अपना प्रस्ताव रखेंगे और लोकसभा स्पीकर उसे स्वीकार कर लेगा, तब भी उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि ये सूचना उसको 14 दिन पूर्व मिलनी चाहिए। ठीक है, कोई डाउट यहां से नहीं है आप सभी को? चलो, आर्टिकल 67 हो गया। आर्टिकल 68, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति। उपराष्ट्रपति का पद कैसे खाली होगा और पद जब रिक्त होगा तो क्या होगा, यह है आर्टिकल 68 नंबर की बात। पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। सपोज दैट इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो कितना है, 5 वर्ष का है। अब हुआ क्या कि सपोज दैट 5 वर्ष से एक निश्चित समय पहले, जब हमें पता ही है कि किस समय इनका पद रिक्त होने वाला है, खाली होने वाला है, तो क्या करेगा निर्वाचक मंडल, इनका निर्वाचन कर लिया जाएगा। मतलब नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। कैसे, पदावधि की समाप्ति से पहले, मतलब जिस दिन पद को खाली करना होगा या जिस दिन उसका कार्यकाल 5 वर्ष का समाप्त हो रहा होगा, तो उससे पहले नया उपराष्ट्रपति जो है वो क्या होगा, वो सिलेक्ट होके आ जाएगा। समझ गए, ये ध्यान रखना है क्वेश्चन आर्टिकल नंबर 68 में। अगर कुछ ऐसा होता है कि उपराष्ट्रपति की डेथ हो गई, उसने पद छोड़ दिया, पद से उसे हटा दिया गया, अभी भी मैंने बताया कि राज्यसभा के सदस्य बहुमत से अपना प्रस्ताव रखें और लोकसभा स्पीकर उसे स्वीकार कर ले तो पद से हट जाएगा।
अन्य कारण बीमारी वगैरह से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा। सपोज दैट, अब ऐसा तो पता नहीं है कि सपोज दैट किसी को पद त्याग अचानक से किसी ने कर दिया, आज रात में सोया है, कल सुबह उठा और बोला यार मज़ा नहीं आ रहा है, अब एक काम करेंगे, हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम रेजिग्नेशन दे रहे हैं। इस समय जो होगा, तो अब इसके लिए पूर्व सूचना तो होगी नहीं कि उसके रिक्त करने से पहले पहले कोई और आ जाए, नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में यथाशीघ्र, यथाशीघ्र का मतलब आप समझ रहे हैं, यथाशीघ्र का मतलब होता है ASAP। ASAP का मतलब क्या होता है? एज सून एज पॉसिबल। ये मैंने व्हाट्सएप से सीखा है ना। एज सून एज पॉसिबल नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा और उसके पद को फिर से भर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 68। आर्टिकल 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति नहीं तो उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति, याद रखिए, या तो राष्ट्रपति के सामने, और राष्ट्रपति अगर नहीं है तो राष्ट्रपति मान लेते हैं किसी काम से कहीं बाहर गया है या कुछ भी है, तो क्या करेगा, किसी एक पर्सन को अपॉइंटेड पर्सन जो भी होगा उसका, तो उसके समझ कोई भी जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, अपॉइंटेड पर्सन जो भी होगा उसके समक्ष ये उपराष्ट्रपति साहब जो होंगे वो अपना शपथ ग्रहण करेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, 69 कहता है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 ये है, अन्य आकस्मिकताओं में संसद किसी आकस्मिकता, आकस्मिकता का हिंदी में, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इमरजेंसी। ठीक है, किसी भी अदर इमरजेंसी में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, कृत्यों का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कर्तव्यों, जो भी उसकी ड्यूटीज होती हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। ड्यूटीज को निर्वहन के लिए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करेगा। संसद किसी भी इमरजेंसी में राष्ट्रपति की ड्यूटीज को निर्वहन करने के लिए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करेगा। ठीक है, आर्टिकल 71, निर्वाचन से संबंधित राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा और उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, मतलब उसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्या आपने देखा, आर्टिकल 70 है, अदर इमरजेंसी जो होती हैं उसमें राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन के लिए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाएगी। समझ गए? जैसे कई बार ऑफिस में ऐसा होता है कि एक पर्सन जो है मान लेते हैं छुट्टी पे चला गया, उसके घर में कोई बीमार हो गया, अब क्या किया जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि उसका काम खाली रहेगा, उसकी जगह में उसको एडिशनल चार्ज किसी और को दे दिया जाता है। तो यही बताया गया कि आर्टिकल 70 में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, किसी भी अदर इमरजेंसीज में। आर्टिकल 71, कई बार ऐसा होता है, जैसे भी कुछ समय पहले चुनाव में हो रहा था, क्या हो रहा था, चुनाव हो गया, जो पार्टी जीत गई वो तो बहुत अच्छी बात है, जो हार गई अब वो क्या कहती है, ईवीएम मशीन खराब है, वोट चोरी हो गए, इसमें जितने भी वोटिंग हुई थी पूरा का पूरा बैलेट बॉक्स ही गायब हो गया। ऐसे लोगों के आरोप प्रत्यारोप होते हैं, तो फिर ये आरोप प्रत्यारोप सुनने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। तो क्या करते हैं ये लोग उठते हैं और मान लेते हैं ये यहाँ पर हो गए, ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे अपना सुप्रीम कोर्ट में और अपना केस फाइल करेंगे। ठीक है, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज साहब इसका क्या करेंगे, डिसीजन देंगे, और ये जो डिसीजन होगा ये होगा फाइनल। अगर उनको लगेगा फाइनल डिसीजन में क्या होगा, या तो बोलेंगे कि सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, आप गलत आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, या फिर दूसरा एक और कर सकते हैं
कि जब उन्हें लगेगा कि नहीं शायद बात सही कह रहे हैं तो या बात कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, तो फिर वहाँ पर री इलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, या जो भी अदर उनको वर्क होते हैं सारे के सारे। तो आपने क्या देखा, यहाँ से उपराष्ट्रपति की बातें समाप्त हो गई। अब हम लोग उपराष्ट्रपति का फिर से एक बार जरा रिवीजन कर लेते हैं। जरा आइए मेरे साथ में। आर्टिकल 63 मैंने पहले ही बताया कि उपराष्ट्रपति कहाँ है, आर्टिकल 63 से लेके 70 तक है, ये हमें याद रखना है। फिर इसके बाद में हमने क्या किया, आर्टिकल 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसके लिए मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा, जिस अवधि के दौरान आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति की ड्यूटीज़ को फॉलो अप करेगा, उनको अपनी तरफ से एग्जीक्यूट करेगा, तो उस समय ना तो राज्यसभा का सभापति रहेगा और ना ही उसको कोई वेतन भत्ता राज्यसभा के सभापति वाला मिलेगा। कौन सा मिलेगा, राष्ट्रपति वाले वेतन भत्ते सारे मिलेंगे। आर्टिकल 65 था कि वही उपराष्ट्रपति जो है अदर कुछ कंडीशंस हैं, डेथ हो गया, जब पद त्याग हो गया, पद से हटा दिया गया, बीमारी वगैरह कोई अन्य रीजन से जो भी रिक्तियाँ हुई तो उसके लिए हो गया कि उपराष्ट्रपति काम करेगा और उसके जो वेतन भत्ते होंगे उसी हिसाब से मिलेंगे। आर्टिकल 66 का 1 क्या है कि निर्वाचन कैसे होगा। निर्वाचन के लिए आपकी बार हमने थोड़ा सा डिफरेंट बताया कि वहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के राज्यों की विधानसभा में दिल्ली एनसीआर और पौंडुचेरी यूनियन टेरिटरी के विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन वहाँ के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित मनोनीत दोनों भाग लेते हैं, ना तो विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के दोनों में से किसी के लिए भाग नहीं लेते हैं। तरीका क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणी मत द्वारा इनका इलेक्शन होता है। यह है आर्टिकल 66 का 1। आर्टिकल 66 का 3, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की पात्रता या योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति की योग्यताएं लगभग समान हैं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र हो गई हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। फिर उसके बाद है राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए, डिफरेंस यही है, जबकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए 50-50 प्रपोजल और अप्रूवल होने चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए 20-20 प्रपोजल और अप्रूवल होने चाहिए, ध्यान रखना है। आर्टिकल 67, उपराष्ट्रपति का टर्म ऑफ ऑफिस जो होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। इसके अलावा राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भी अगर लोकसभा उसे स्वीकार कर लेता है तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ जाता है। यह सूचना 14 दिन पूर्व देनी पड़ती है। आर्टिकल 68 में हमने बात की कि रिक्त जो होती है उपराष्ट्रपति के पद में, अगर कोई भी रिक्ति हो गई, खाली हो गया पद, अलग अलग कोई भी रीजन हो सकता है इनमें से, तो अगर 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद रिक्त खाली हो रही है तो उनकी पदावधि समाप्त होने से पहले इनका इलेक्शन हो जाएगा। अगर कुछ इमरजेंसी कंडीशन आ गई तो इस सिचुएशन में यथाशीघ्र एज सून एज पॉसिबल इनका चुनाव होगा। आर्टिकल 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष ये शपथ ग्रहण करेंगे। आर्टिकल 70, अन्य किसी इमरजेंसी में राष्ट्रपति की ड्यूटीज़ को फॉलो अप करने के लिए आर्टिकल 70 है कि अन्य किसी इमरजेंसी में जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो प्रेसिडेंट के ड्यूटीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। आर्टिकल 71, कई बार ऐसा होता है, मैंने बताया निर्वाचन से रिलेटेड जो भी है, ये सपोज दैट हो गए हमारे रमेश कुमार राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े, इनको इशू हो गया, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर क्या करेंगे, इनको लग रहा है कि जो हार गए ना ये अपने खुद के रीजन से नहीं हारे, ये सामने वाले ने कहीं धोखाधड़ी कर दी है। इस सिचुएशन में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जैसा आप बैठे थे उन्होंने अपना डिसीजन दिया, जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। फाइनल में या तो बोलेंगे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तुम केवल फालतू की बकवास किए जा रहे हो, अगर ये नहीं होगा तो वो बोलेंगे कि एक काम करो री इलेक्शन करवा लो। आर्टिकल 71 यहाँ से समाप्त हो गया। अब चलते हैं आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 72 के कंडीशन जरा समझते हैं। हमारे यहाँ रमेश कुमार क्या किया कि एक दिन रास्ते से कहीं जा रहा था, ये हो गया, रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ पर आते समय मान लेते हैं अचानक से चोरों ने इस पर हमला कर दिया या कुछ, तो अब ये क्या करेगा, इस सिचुएशन में ये आत्मरक्षा करेगा। सेल्फ डिफेंस में क्या किया इसने, कुछ ना कुछ इसको चोरों को मार दिया
जब भी मारा तो जो सामने वाला चोर था वो क्या हुआ, ये मर गया। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, मर्डर का चार्ज। अब रमेश कुमार क्या हुआ, मर्डर के चक्कर में जेल चला गया, ठीक है ना, जेल में पहुंचा दिया गया इनको। जेल में पहुंचने के बाद अब इनके बाद इसको अरेस्ट करने के बाद में जज साहब के पास कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट ने इसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट किया, या हो सकता है कि फांसी की सज़ा सुना दी, कुछ भी ऐसा किया। अब ये क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। मान लेते हैं वहाँ पर इन्होंने रिक्वेस्ट की, वहाँ पर भी इसकी सज़ा मान्य ये होगी कि जो भी आपका हाई कोर्ट से फैसला हुआ है बस वही आखिरी है, कि आपकी सज़ा कम नहीं की जाएगी। तो अब इसके पास बनता है कि ये जाएंगे अब प्रेसिडेंट के पास, जाएंगे नहीं मतलब चिट्ठी लिखेंगे, प्रेसिडेंट साहब से बोलेंगे कि सर हमसे ये फला फला गलती हुई है और इस सिचुएशन में हमने मर्डर किया है। तो अब राष्ट्रपति जी के पास क्या होगा कि या तो बोलेंगे एक सिचुएशन ज़्यादा वैसी है तो या तो वो क्षमा कर सकते हैं, पर्डन कर सकते हैं, पूरी तरीके से माफ़ कर दिया जाए। प्राविलंबन कर सकते हैं। प्राविलंबन का मतलब जो फांसी की सज़ा सपोज दैट मंडे को होनी थी, वो बोलेंगे कि अब एक हफ्ते बाद मंडे को भी मत दो, टाइम दो और फिर से इन्वेस्टिगेशन करो, ये जो भी करो। ये बोलेंगे कि मंडे की जगह पर आप एक साल बाद चीज़ों को किया जाए, या जो भी चीज़ें होती हैं। या विराम, विराम का मतलब ये हो सकता है कि विराम या परिहार। इसका मतलब ये है कि ये कह सकते हैं कि जो भी सज़ा मान लेते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, तो एक काम करो तुम 10 ईयर्स जो है 10 साल तुम अपना कैद अपनी जो भी है जेल में रहोगे, और 10 साल बाद जब तुम फ्री होगे तो फ्री होने के बाद फिर अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जीना शुरू करना। ध्यान रखना इन सब चीज़ों का कोई भी गड़बड़ी ना हो। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। तो ये हो गई पूरे आर्टिकल 72 की कहानी, और ये हो गई राष्ट्रपति जी की पावर आर्टिकल 72 में, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ। कहने का मतलब है कि कोई भी आदमी जिसको पनिशमेंट मिला हुआ है कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो अगर राष्ट्रपति जी के पास जाए और बोले कि सर हमारी सिचुएशन ये थी जिसमें हमने गड़बड़ किया है, तो राष्ट्रपति जी किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को या तो क्षमा या उसका प्रविलंबन या विराम या परिहार करने की, अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार एवं लघुकरण का अधिकार है, ठीक है। जितना बड़ा अगर पनिशमेंट मिला है तो उस पनिशमेंट को छोटा भी किया जा सकता है, अगर उसका टर्म ज़्यादा है तो उसका टर्म कम भी किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 72 होता है राष्ट्रपति की क्षमादान, ठीक है, पर्डन। ये आर्टिकल 72 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रपति जी को क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई, तो आप बताएंगे आर्टिकल 72 के तहत, जो कि पार्ट 5 का एक आर्टिकल है, संघ का आर्टिकल, उसके तहत ये राष्ट्रपति जी को पावर है कि वो क्षमादान कर सकता है जो भी पनिशमेंट दिया गया है। उसमें कई तरीके का है, या तो क्षमा पूरी तरीके से हो जाए, प्रविलंबन हो जाए, विराम हो जाए, या परिहार हो जाए, या उसका लघुकरण कर दिया जाए, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे हमेशा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आर्टिकल 73 अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 73 में संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का मतलब यह है कि जो भी चीज़ें हैं संघ में, जितनी भी पावर्स हैं, है ना, उन सभी का एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा, किस किस तरीके से होंगे, उसमें कितने और लोग होने चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति जी हमेशा एक अकेले रह करके सब कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको अपना सारा काम करने के लिए, मैंने पहले ही बताया कि या तो मैंने बताया था आर्टिकल 53 याद करिए, उसमें जो भी संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ थी वो राष्ट्रपति जी में निहित होती हैं, तो जिसका एग्जीक्यूशन या तो खुद या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करते हैं हमेशा। इसी तरीके से संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है अनुच्छेद 73 में संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है, ठीक है। क्या क्या कैसे कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में।
आर्टिकल 74 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, कोई डाउट नहीं है इसमें। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 74 हमारा कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, क्योंकि राष्ट्रपति किसी काम को, जो भी कार्यपालिका के कार्य होते हैं, वो अकेले तो कर नहीं पाएगा, जो उसको हेल्प आउट चाहिए उसके लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और जिसका जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और अन्य बाकी मंत्रीगण होंगे। उसमें एक ही चीज़ दो बार होगी, सॉरी फॉर दिस। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। ये कहता है आर्टिकल 74 हमारा। आर्टिकल 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद की मंत्रियों के विषय में अन्य उपबंध। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा तो सही, लेकिन प्रधानमंत्री के सजेशन या उसके एडवाइस पे। क्या आपने सीखा कि आर्टिकल 74 कह रहा है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका हेड जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 कहता है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो सही, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे। आर्टिकल 75, रिमेंबर इट, ठीक है। आर्टिकल 76 मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का महान्यायवादी। ध्यान रखना है, आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी। राष्ट्रपति भारत के लिए महान्यायवादी होने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा। कहने का मतलब, सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐसा न्यायाधीश, एक ऐसा जज जिसमें महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी होने के लिए सारी क्वालिफिकेशंस या एलिजिबिलिटी होंगी, उसको भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। याद रखिए, लैंग्वेज थोड़ी सी क्लिष्ट है, एज इट इज जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है उसको मैंने लिख दिया है। राष्ट्रपति भारत के लिए महान्यायवादी होने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा जज जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो सकता है, ऐसी क्वालिफिकेशंस उसके अंदर सारी हैं, उसको भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। ठीक है। महान्यायवादी का काम क्या होगा? इसका कर्तव्य होगा कि वो कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह दे। इसका काम होगा कि कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह दे। अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। याद रखना है, अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति साहब हैप्पी तब तक के काम करेंगे। राष्ट्रपति को लगेगा कि काम गड़बड़ है और वो उससे खुश नहीं हुए तो राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 76 क्या कहता है? आर्टिकल 76, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति एक ऐसा पर्सन जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए, या हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, उसको महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करेगा और इसका काम होगा कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह दे। और इसके पास ये अधिकार होगा कि किसी भी राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में जाकर के सुनवाई कर सकता है अगर रिक्वायरमेंट हुई तो। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। आर्टिकल 74 आपने क्या पढ़ा कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 75 क्या पढ़ा? मंत्रियों के बारे में उपबंध कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो सही, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी होगा, उसकी राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा, किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है और अन्य कानूनी मामलों पर भी भारत को सलाह दे सकता है।
नेक्स्ट हम लोग आ गए पार्लियामेंट या संसद पे। तो अगली हमारी जो शुरुआत है वो हम लोग संसद की करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट हम लोग सुनते हैं हमेशा। संसद में सबसे पहले आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 क्या होता है? अच्छा, 76 के बाद में आपने देखा कि मैंने 77 78 इन दोनों आर्टिकल्स को मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पेपर में ये नहीं आता है। जो आते हैं हम उन्हीं की बातचीत करेंगे। आर्टिकल 79 संसद का गठन है। क्या कह रहा है कि संघ के लिए, यूनियन के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलके बनेगी। मतलब जो भी आपकी संसद है इसकी क्या कंडीशन है? राष्ट्रपति प्लस दोनों सदन। पहला कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा। हो सकता है पहले में लोकसभा लिख लीजिए, दूसरे में राज्यसभा लिख लीजिए, जो भी आपको लगे। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 लोगों से मिल करके हमारी संसद बनती है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 79 क्या कहता है कि संसद का गठन, संघ के लिए, यूनियन के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा से मिलके बनेगी। आर्टिकल 79 याद रखना है, ठीक है। ये देखिए मैंने संसद के लिए कुछ बनाया हुआ है, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। संसद का एक मैंने डायग्राम बनाया कि संसद जो है किस किस से मिलके बन रही है। राष्ट्रपति से पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे लोकसभा से और तीसरे नंबर पे राज्यसभा से। राष्ट्रपति तो कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं या निम्न सदन कहते हैं या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि संसद में किस सदन को लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे कि लोकसभा को लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। होता हो क्वेश्चन होगा कि किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है, आप बताएंगे लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। द्वितीय सदन या उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को। राष्ट्रपति तो क्या देखा, संसद 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, पहले राष्ट्रपति, दूसरे लोकसभा जिसे प्रथम सदन या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं, तीसरे नंबर पे राज्यसभा जिसे द्वितीय सदन या उच्च सदन कहते हैं। इसमें यह है 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। क्वेश्चन ये आता है कि जो आपके केंद्र में, भारत सरकार में द्विसदनात्मक मतलब 2 सदन है संसद के, ये व्यवस्था कब से की गई, तो आप बताएंगे कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग या 1935 से भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 79 हम पढ़ चुके हैं। 79 क्या था कि संघ की एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। इसको फिगर वाइज मैंने कैसे बनेगा मैंने आप सभी के सामने एक्सप्लेन कर दिया है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कहीं पर भी अगर कुछ फंस रहा हो, आप एक बार नहीं, आप 10 बार वीडियो को पॉज कीजिए, आप बैक जाइए लेक्चर में, जितना पॉसिबल हो जाता है उतनी तैयारी कीजिए। लेकिन याद रखिए कि ये मौका, ये टाइम दोबारा पेपर में नहीं आएगा। अगर आज सपोज दैट आप 29 ईयर्स के हैं या 30 ईयर्स के हैं, तो 30 ईयर्स लाइफ में दोबारा नहीं आने वाला है। फिर 31st आएगा, 32nd आएगा, हम सब जानते हैं। यार सत्यम सर नया क्या बता रहे हैं, जानते तो आप सब हैं, लेकिन क्या आप सभी फॉलो करते हैं? नहीं ना। अगर फॉलो करते होते तो अपने टाइम को ऐसे गंवाते कैसे? एक आदमी डॉक्टर साहब के गया, डॉक्टर साहब के यहाँ, आदमी कौन था? रमेश कुमार। डॉक्टर साहब के यहाँ जब गया तो क्या बोला कि डॉक्टर साहब हमें प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब ने उसको दवाई दी, उसने दवाई ली, दवाई खाई, प्रॉब्लम सॉल्व, आदमी अच्छा हो गया। वहीं पर डॉक्टर साहब ने जो उसको दवाई दी थी, अगर वो आदमी दवाई नहीं खाता तो क्या होता? क्या उसकी प्रॉब्लम समाप्त होती कभी? नहीं ना। आप तो वही कर रहे हैं। आप आज के टाइम पे पेशेंट हैं। पेशेंट ये हैं बेरोजगारी के, पेशेंट ये हैं आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं उसके पेशेंट हैं। लेकिन फिर भी आज के टाइम पे आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसी पेशेंट की तरह हैं जो कि मेडिसिन नहीं ले रहा है। कल के दिन में ये बीमारी बड़ी होनी श्योर है
और ऐसी बीमारी ये लगेगी ना, आपको पूरी लाइफ बिल्कुल परेशान करके छोड़ेगी। आपके पास सिर्फ और सिर्फ अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं रहेगा इस लाइफ में। काश हम ऐसा किए होते तो बहुत अच्छा होता। ये सवाल तो, ये लाइन तो बड़ी अच्छी लगती है। आज के टाइम पे जितने भी फेल्योर इंसान होते हैं सबके मुंह से यही आता है, काश हमने इस टाइम पे ऐसा किया होता। लेकिन फिर वही है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बार अगर सपोज दैट टाइम निकल गया, फिर क्या होगा यार, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी भर सोचते रहोगे, होगा कैसे कुछ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अपने अंदर इतनी सारी एनर्जी रखो ना, और याद रखो कि यू कैन डू एनीथिंग। यार तुम नहीं कर सकते हो तो कौन कर सकता है? जो करके गया है वो भी तुम्हारे जैसा है, इवन तुमसे भी बेकार है। तुम तो बहुत अच्छे हो। अपने अंदर एनर्जी लेके आओ। बहुत पावरफुल पर्सन हो तुम, तुम्हारा माइंड इतना पावरफुल है। लेकिन कभी उसका इस्तेमाल करते हो? नहीं ना, बचा के रखे हो। इस्तेमाल करते हो फालतू की बेहूदी चीज़ों में, है ना। कभी ये करना, कभी वो करना, कभी इसके विषय में बतियाना, कभी उसके विषय में बतियाना, कभी यहाँ सोचना, कभी वहाँ सोचना, है? ये करते हैं आप। इससे सिलेक्शन होगा आपका? नहीं ना। आपके बगल वाला जो आपके पढ़ाई और बाकी सारी चीज़ों पे कंसंट्रेशन करता है, आगे निकल जाएगा। आप जिंदगी भर ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। जस्ट गिव योर द बेस्ट, यू कैन डू एनीथिंग। जो आपके बगल में करके गया वो आपसे बड़ी लानत वाली कंडीशन में था, वो पहुंच गया है। फिर आप क्यों नहीं यार? आप इसलिए नहीं क्योंकि आप करना नहीं चाहते हैं। आप डे बाय डे अपने आप को उस तरीके से बनाते चले जा रहे हैं। मत करिए, टाइम नहीं है। टाइम इतनी जल्दी बीतता है ना, कभी वैकेंसी नहीं आती, कभी चीज़ें नहीं आती, कभी एग्जामिनेशन 4 6 8 साल बाद होता है। कैसे बनेगा ये? समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? प्लीज़ डू इट फास्ट, एज सुन एज पॉसिबल। जितना मैक्सिमम पढ़ाई करनी पड़े पढ़िए। आप 4 घंटे मत सोइए ना। 4 घंटे नहीं सोएंगे, किसी आदमी को नहीं सुना होगा कि कोई आदमी 4 घंटे नहीं सोया आज, या 3 घंटे नहीं सोया तो आदमी मर गया। मरता नहीं है ना। लेकिन ये 4 महीने 5 महीने की जो मेहनत है, आपकी लाइफ की कुछ और ही हिस्ट्री लिखेगी। हिस्ट्री तो इसके बाद में भी लिखी जाएगी, अगर तुम सेलेक्ट नहीं हुए तो फिर लाइफ नहीं लिखेगी, फिर तुम लिखोगे अपने हाथ से। और फिर जोड़ रहे होगे कि नहीं, तेल के भाव क्या हो गए, आटे के भाव क्या हो गए, चावल के भाव क्या हो गए, सरकार को गालियां दे रहे होगे। यही करोगे। अपने आप को कभी कोसोगे नहीं कि आपने गलत क्या किया है। खैर, वापस आते हैं। जब आप सभी की ये सब चीज़ें देखता हूँ तो बहुत गुस्सा आती है यार। आप सभी के पास टाइम होते हुए भी आप सभी चीज़ों को ऐसे लॉस करते हैं। हाउ कैन इट बी पॉसिबल मैन? प्लीज़ डू इट फास्ट। यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी। आप सभी जस्ट लाइक हनुमान की तरह हैं। किसी एक पर्सन को ज़रूरत है जो आपके मोटिवेट करे कि नहीं नहीं कर सकते हो भाई। खैर, आर्टिकल 79 क्या कहता है? संघ की एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, मतलब संसद के दोनों सदन हो गए। लोकसभा को प्रथम सदन या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। राज्यसभा को द्वितीय सदन या उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में क्या दिया गया है? राज्यसभा की संरचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राज्यसभा क्या होती है? इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। ये सदस्य जो होते हैं वो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, मतलब स्टेट्स और यूटीज, दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा में राज्यों के सदस्य होते हैं जो कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा में क्वेश्चन आता है कि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो याद रखना है 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 238 सदस्य जो होते हैं वो संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैसे इनको चुना जाता है? एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से इनको निर्वाचन किया जाता है। वही एकल संक्रमणीय पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब यह है कि इनका जो प्रतिनिधित्व समानता के अकॉर्डिंग नहीं, इनका प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है। मतलब जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा, तो वहाँ से राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या होगी उस स्टेट से या उस यूटी से ज़्यादा सदस्य होंगे राज्यसभा में। और जहाँ की जनसंख्या कम, तो वहाँ पर इनकी संख्या कम होगी। टोटल 238 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं, है ना, जो कि क्या करते हैं? संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। और 12 सदस्य राज्यसभा में ऐसे होंगे जो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ये कौन से सदस्य होंगे? किसी को भी बना दिया, रमेश कुमार जा रहा था, पकड़ लिया, आओ जरा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बोलेगा क्या करना है? तो बोलेंगे चलो तुम राज्यसभा के सदस्य बन गए। बोले कैसे?
तो बोले राष्ट्रपति साहब मनोनीत कर दिए हैं। ऐसा नहीं। ऐसे लोग जो या तो कला के क्षेत्र में, जैसे आप हमेशा देखते हैं कि जितने भी ये खिलाड़ी होते हैं या एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, जस्ट लाइक हेमा मालिनी हो गई, जया बच्चन हो गई, सचिन तेंदुलकर हो गए, तो ये सारे लोग हैं ना जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। जो भी ये स्पेशल नॉलेज वाले पर्सन होते हैं या एक्सपीरियंस वाले पर्सन होते हैं, इन सभी को राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं और मनोनीत करते हैं, और इनकी संख्या होती है 12। तो राज्यसभा राज्यों के सदस्य होते हैं जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता क्षेत्र में विशेष अनुभव होने के कारण शेष 238 सदस्य जो होते हैं वो संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो रिमेनिंग 238 जो मेंबर्स होंगे क्या करेंगे कि वो अलग अलग संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करेंगे, और 238 के अलावा शेष जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 81 अब आ गया हमारा प्रथम सदन या निम्न सदन, लोकसभा की संरचना। लोकसभा के लिए कहा जाता है कि यह लोकप्रिय सदन है क्योंकि जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का ये अभी अभी मैंने बताया, एकल संक्रमणीय पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर निर्वाचन होता है। लोकसभा सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से जनता खुद ही निर्वाचित करती है, इनका इलेक्शन होता है। ठीक है। लोकसभा जो होती है वो राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा लोकसभा में कौन सबसे अधिक शक्तिशाली है, तो आता है लोकसभा, फिर राज्यसभा, दोनों में से कोई नहीं या दोनों। तो याद रखना है लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली होती है। ठीक है। पावर के मामले में। ठीक है। इसमें मैक्सिमम जो सदस्य होते हैं, अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। जैसे वहां पर आपने कितना देखा, ये सदस्य संख्या 250 थी, हाई मैक्सिमम मेंबर जो है 250 हो सकते थे, जिसमें 238 चुनाव और 12 मनोनीत किए जाते थे। वैसे यहाँ पर 552 हो सकती है। ठीक है। 552 सदस्यों में 530 जो होंगे वो निर्वाचित किए जाएंगे राज्यों से, 20 जो है वो निर्वाचित किए जाएंगे यूटी से। ठीक है। और 2 ऐसे होंगे सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के द्वारा होंगे, जिनको राष्ट्रपति जी मनोनीत करेंगे आर्टिकल 331 के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है। क्या देखा आपने, लोकसभा की संरचना में लोकसभा सबसे लोकप्रिय सदन है क्योंकि इसमें सदस्यों का जो भी निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। लोकसभा जो है वो राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है, और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। राज्यसभा में 250 थी, लोकसभा में 552 हो सकती है, जिसमें 530 राज्यों से निर्वाचित होंगे, 20 सदस्य यूटी से निर्वाचित होंगे, 2 सदस्य जो होंगे आंग्ल भारतीय समुदाय के होंगे। आर्टिकल 331 के तहत इनको राष्ट्रपति जी मनोनीत करेंगे। ठीक है। वर्तमान में अगर देखा जाए, कहाँ गया भाई पे, वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस समय सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें 530 राज्यों से चुने गए हैं, 13 सदस्य 20 की जगह पर 13 सदस्य निर्वाचित किए गए हैं संघीय क्षेत्रों से या यूटीज से, और 2 सदस्य ऐसे हैं जो आंग्ल भारतीय समुदाय से आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इनको मनोनीत किया गया है। तो आपने देखा आर्टिकल 79 क्या था, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा है। राष्ट्रपति के विषय में पहले ही हम लोग आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 63 से 70 तक हम लोगों ने उपराष्ट्रपति के विषय में पढ़ा। 71, 72, 73, 74, 76 ये सब हमने राष्ट्रपति के कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ा, चाहे महान्यायवादी हो, चाहे राष्ट्रपति का क्षमादान हो, सारी चीज़ों को हमने पढ़ा।
आर्टिकल 79 संसद के लिए हमने पढ़ा। फिर आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना हमने पढ़ा कि कैसे कैसे कौन कौन इसमें भाग लेगा, किस तरीके से चुनाव होता है, कितने मैक्सिमम लोग होते हैं, कितने लोग डायरेक्टली चुने जाते हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मतलब इनडायरेक्टली कितने लोग चुने जाते हैं और कितने लोग मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि लोकसभा की संरचना, इसे लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं, लोकसभा राज्यसभा में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है 552, राज्यों से कितने निर्वाचित होंगे 530, संघीय क्षेत्रों से कितने होंगे 20, और आंग्ल भारतीय समुदाय के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने होंगे 2। वर्तमान में कितनी है 545। तो राज्यों से निर्वाचित तो पूरे हैं 530, लेकिन 13 सदस्य सिर्फ संघीय क्षेत्रों से होंगे और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ये आर्टिकल 331 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 81 था। आर्टिकल 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि जब 10 साल में प्रत्येक 10 वर्षों में जब भी जनगणना होती है, उसकी समाप्ति पर राज्यों की लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीत से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि अवधारित करे। कहने का सीधा मतलब है कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है, जनगणना के बाद जो भी सिचुएशन होती है उसमें संसद का जो भी विधि है, जो भी लॉज हैं, उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्रों में राज्यों के प्रादेशिक क्षेत्रों में जो भी निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन होगा और सदस्यों की संख्या में पुनः समायोजन किया जाएगा। ठीक है, कि कितने कम होने कितने ज़्यादा होने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि तरीका सिलेक्ट करने का क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि। आर्टिकल 79 संसद, आर्टिकल 80 राज्यसभा की स्थिति, आर्टिकल 81 लोकसभा की स्थिति, आर्टिकल 82 फिर जनगणना के बाद सिचुएशन क्या होती है, आर्टिकल 83 दोनों सदनों की अवधि। अवधि में मोस्ट इंपॉर्टेंट कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। पहला, राज्यसभा के लिए अगर अवधि की बात करें तो ये स्थायी सदन होता है, ये तो कभी भंग होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता है, कभी भंग नहीं होती। बल्कि क्या होता है, इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं, जितने सदस्य हैं, सपोज 60 सदस्य अगर होते हैं तो 1/3 का मतलब 20 सदस्य जो होंगे हर दूसरे वर्ष के समाप्ति पे, मतलब 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद ये लोग निवृत्त हो जाते हैं, मतलब अपनी पोस्ट लीव कर देते हैं या उनका कार्यकाल पूरा माना जाता है। ठीक है। स्थायी सदन है, ये कभी भंग होता नहीं है। इसके 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष की समाप्ति पे निवृत्त हो जाते हैं और प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर का होता है, हमेशा ध्यान रखना है राज्यसभा के लिए। आर्टिकल 83 था। लोकसभा के लिए बात करेंगे तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष काउंट किए जाते हैं और जिस दिन 5 वर्ष खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद ये क्या होती है, अब भंग हो जाती है। और उसके बाद जब नए प्रधानमंत्री जी का चुनाव होता है तो नई लोकसभा का मतलब नए लोकसभा का सत्र शुरू होता है और वहाँ से लोकसभा की फिर से शुरुआत मानी जाती है और अगले 5 साल तक के लिए। ठीक है। 5 वर्ष से पूर्व भी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि लोकसभा 5 वर्ष के लिए बिल्कुल फिक्स हो गई, अगर कुछ गड़बड़ लगती है, कुछ चीज़ें होती हैं तो क्या करेगा प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी को परामर्श देंगे कि प्लीज़ आप इसको भंग कर दीजिए। जो भी सिचुएशन होंगी, जो भी लॉज के अकॉर्डिंग होता है सारा, लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। ठीक है। राज्यसभा स्थायी सदन है जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है, क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पे निवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। ये था आर्टिकल 83। अब हम चलते हैं आर्टिकल 84 संसद के सदस्य के लिए अर्हता। संसद के सदस्य के लिए अर्हता, एलिजिबिलिटी, योग्यता, जो भी वर्ड आप यूज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब सभी का वही निकलता है। वह भारत का नागरिक हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है और प्रतिज्ञान करता है, उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। कुछ नहीं, निर्वाचन आयोग क्या करेगा, एक कोई ना कोई एक आदमी को अथॉरिटी दे देगा, कहेगा सुनिए जरा, आपके पास अथॉरिटी है कि जो भी
संसद का सदस्य होगा वो आपके समक्ष इसको अथॉरिटी दे दी जाएगी और ये अथॉरिटी लेकर के भाई साहब जो भी सदस्य आएगा इनके सामने अपनी शपथ ग्रहण करेगा और उस पर अपने साइन करेगा। जब साइन करेगा तभी से सदस्य माना जाएगा। राज्यसभा में सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा में सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन आता है कि लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन होते हैं, टाइम होता है 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, इनमें से कोई नहीं। आप जवाब मारेंगे 25 ईयर्स। राज्यसभा के लिए कितनी होती है? 30 ईयर्स। उसके पास अन्य योग्यताएं हो जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत निर्धारित किया गया है, ठीक है, की गई है। तो संसद के सदस्य के लिए अर्हता क्या है? वह भारत का नागरिक हो। राज्यसभा के लिए आयु 30 वर्ष, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। एक जो भी अपॉइंटेड पर्सन होता है उसके सामने शपथ लेता है और साथ में उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। जो अथॉरिटी वाले पीपल के ऊपर नहीं, अपना जो शपथ लेटर होता है, जो भी उसको जहाँ पर वो ओथ ग्रहण करता है उसमें अपने साइन करता है। उसके पास अन्य वो भी योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत निर्धारित की गई हों। ये था हमारा आर्टिकल 84, ठीक है। चलते हैं आर्टिकल 89 की तरफ। आर्टिकल 89 क्या कहता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है और उपसभापति होता है कैसे चुना जाता है। तो याद रखना है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुन लेगी। वेरी सिंपल। आर्टिकल 89 कहता है राज्यसभा का सभापति, उपसभापति। तो जैसे राज्यसभा में सभापति उपसभापति होता है वैसे लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। कैसे होगा हम आगे देखेंगे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही होता है, आपको पता है। उपसभापति कौन होगा कि किसी एक सदस्य को अपना उपसभापति राज्यसभा सिलेक्ट कर लेगी एज सुन एज पॉसिबल। जहां पोस्ट खाली हुई तो उसके बाद फिर से सिलेक्ट कर लेगी। आर्टिकल 90 उपसभापति का पद रिक्त होना। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को संबोधित करता है। यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसका पद अपने आप रिक्त हो जाता है। मतलब यह है कि अगर उपसभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसका पद अपने आप से रिक्त हो जाएगा। राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। 3 तरीके से पद रिक्त होगा, या तो अपना त्यागपत्र सभापति को दे दे, या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा, या राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। उपसभापति राज्यों के जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी को चुना जाएगा। जैसे ही पोस्ट खाली होती है तो फिर नया चुनाव हो जाएगा। और उसके बाद आर्टिकल 90 यह है कि उपसभापति का पद रिक्त होना, या तो वो खुद से इस्तीफा दे देगा सभापति को, या तो फिर उसको उसकी पोस्ट से हटाया जाएगा। कैसे? सदस्यों के द्वारा पारित बहुमत के द्वारा, और बहुमत से पारित जो संकल्प होगा उसके द्वारा, या फिर अगर राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसका पद अपने आप खाली हो जाएगा। तो ये आर्टिकल था 89 और 90 राज्यसभा के लिए। आर्टिकल 93 और 94, अब ये आ गया हमारा लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो 93 क्या है? लोकसभा यथाशक्य शीघ्र, मतलब वही एज सून एज पॉसिबल, ASAP, अपने 2 सदस्यों को अपना एक अध्यक्ष। अब देखिए राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति जो होता है वो ऑलरेडी राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के दोनों कहाँ से चुने जाएंगे? लोकसभा से चुने जाएंगे। जब जब इनका पद रिक्त होगा तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को एज सून एज पॉसिबल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना चुनेंगे। आर्टिकल 94 पद रिक्त होना, वही तरीका है। अगर लोकसभा का सदस्य नहीं है तो पद रिक्त हो जाएगा। उपाध्यक्ष क्या करेगा? अध्यक्ष को संबोधित करेगा, और अध्यक्ष क्या करेगा? उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। मतलब अपना इस्तीफा ये लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे सकता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे करके अपने पद को रिक्त कर सकता है, या लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ये थे आर्टिकल 89-90 राज्यसभा के सभापति उपसभापति के लिए। और आर्टिकल 93-94 जो हमारा था ये था लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए। तो आप सभी लोग एक बार फिर से सारी चीज़ों को देख लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज तो आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत कर ली
आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, आई नो दिस, बट मज़ा उस दिन आएगा आपकी मेहनत का जिस दिन आप सिलेक्ट होंगे। हम लोगों ने शुरुआत की उपसभापति की, अनुच्छेद 63 से 70 तक। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 63 क्या होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। 64 क्या है, उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 पढ़ा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कैसे करता है। 66 का फर्स्ट, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन किस तरीके से होता है, कौन कौन भाग लेता है, क्या प्रक्रिया होती है। 66 का 3, एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, और राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी और उपराष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने आपको बताया। आर्टिकल 67, उपराष्ट्रपति का वाइस प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, किस तरीके से अपना पद त्याग कर सकता है और किस तरीके से इसको अपने पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 68, उपराष्ट्रपति के पद में अगर रिक्ति हो गई तो फिर किस तरीके से भरा जाएगा। आर्टिकल 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान कैसे होगा, राष्ट्रपति या उसके द्वारा अपॉइंटेड पर्सनालिटी के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल 70, अदर कोई इमरजेंसी हो गई तब राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन कैसे करेगा उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 71, निर्वाचन से संबंध में अगर सपोज दैट निर्वाचन के टाइम पे कोई भी गड़बड़ी हुई, कोई भी शंका हुई तो उसके विवादों का निस्तारण जो भी है, जांच और बाकी सारी चीज़ें उच्चतम न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट, और उसका जो फैसला होगा वो लास्ट फैसला होगा। इसके बाद आर्टिकल 72 हमने पढ़ा, राष्ट्रपति के क्षमादान की पावर, जो भी पर्डन करता है किसी भी सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के लिए। आर्टिकल 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कैसे होता है। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होगा प्राइम मिनिस्टर होगा। 75, मंत्रियों के बारे में अनुबंध कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे। आर्टिकल 76 कहता है भारत का एक महान्यायवादी होगा और महान्यायवादी किस तरीके से नियुक्त किया जाएगा और कानूनी मामलों में सलाह कैसे देगा, किन किन न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है और ये कब तक पद धारण कर सकता है। ये सारी बातें आर्टिकल 76 में मैंने आपको बताई। अब फिर उसके बाद संसद की शुरुआत हो गई। आर्टिकल 79, संसद का गठन किससे किससे होता है, राष्ट्रपति और दोनों सदनों से, मतलब राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है। फिर संसद के लिए मैंने एक डायग्राम बना दिया ताकि आप लोग बिल्कुल क्लियरली इन सभी चीज़ों को समझ जाएं, ठीक है। कब द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना हुई थी, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। आर्टिकल 80, राज्यसभा की संरचना के विषय में बताया गया है, ठीक है, और इसमें कितने मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, किस तरीके से चुनाव होता है। आर्टिकल 81, लोकसभा की संरचना के विषय में बताया गया है, इसका अनदर नाम लोकप्रिय सदन क्यों है और इसमें मैक्सिमम संख्या क्या हो सकती है, कितने लोग निर्वाचित होते हैं, कितने लोग इलेक्टेड होते हैं यूटीज से और स्टेट्स से, वर्तमान में इनकी संख्या क्या है, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 81 में। 82, जनगणना के बाद का जो समायोजन होता है। आर्टिकल 83, सदनों की अवधि कितनी कितनी होती है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लोकसभा भंग हो जाती है 5 साल बाद। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल राज्यसभा में 6 वर्ष का होता है, यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है 5 वर्ष का होगा। राज्यसभा में 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के अंत में निवृत्त हो जाते हैं, लोकसभा में ऐसा कुछ नहीं है। 5 वर्ष के पूर्व ही प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति जी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आर्टिकल 84, संसद के सदस्य के लिए अर्हता, सारी अर्हताएं सेम है, बस फर्क इतना है कि राज्यसभा में न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा में न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आर्टिकल 89 और 90, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के विषय में कि कौन कौन होगा सभापति और उपसभापति और उसका चुनाव कैसे होगा। 90, अगर पद रिक्त हो गया तो कैसे भरा जाएगा। 93, 94, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष, ये बातें आपको बताई गई हैं, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा और उसके बाद ये बताया गया है कि आर्टिकल 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अगर पद रिक्त हो गया तो उसको हम लोग किस तरीके से भरेंगे। यहाँ तक आज हमने कई सारे आर्टिकल की बात की है। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे कि अभी तक जितना हमने लोकसभा और राज्यसभा तक की बात की, राष्ट्रपति बात हो गई, उपराष्ट्रपति बात हो गई, लोकसभा, राज्यसभा, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और इसके बाद एक लेक्चर और लेंगे क्वेश्चंस के बाद में, जिस लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट पावर्स अभी बाकी रह गई हैं उसको हम कंप्लीट कराएंगे और साथ में उस पे बेस्ड क्वेश्चन हम करवा देंगे। लास्ट में अभी 2 लेक्चर आपके और बचे हुए हैं, उसके बाद में पार्ट 5 आपका ख़त्म हो जाएगा। याद रखिए
बस सिर्फ और सिर्फ पार्ट 5 को आपको कई बार सुनना है। मैंने इस तरीके से ख़त्म किया है ना कि दोबारा कभी पेपर में कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। एक एक चीज़ को जितना ईजिएस्ट मुझसे पॉसिबल था मैंने उससे कहीं ज़्यादा कोशिश की है। बस आप सभी लोगों से एक ही चीज़ है कि आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, जितना पॉसिबल हो रिवीजन कीजिए। याद रखिए कि लाइफ में दोबारा मौके नहीं मिलते हैं, जितना बेहतर हो पाए आप लोग करिए। और मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आप सब सारे लोग बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं, ठीक है। द बेस्ट पर्सन है। कभी ये उम्मीद नहीं होती कि आपको बहुत सारा कुछ बोला जाए या कहा जाए तभी आप करेंगे, आप इसके अलावा भी कर सकते हैं। तो आप सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से करिए। और जहाँ कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है तो मैं तो हूँ ही, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर माई द बेस्ट पर्सन, ओके। जस्ट गिव योर द बेस्ट। याद रखो, आप अपनी पूरी मेहनत करेंगे तो जो नेचर है ना, आपको नो डाउट बेस्ट रिजल्ट ही देगी। मे बी पॉसिबल थोड़ा सा लेट हो सकता है यार, थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, बट जो मिलेगा ना रिजल्ट, तबीयत खुश कर देगा, ओके। तो इतना सारा मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का नेक्स्ट लेक्चर कल आएगा, और जो भी क्वेरीज या जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ यूट्यूब के वीडियो के नीचे लिख के भेजिए। आपके जो भी दोस्त एसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ आप उनसे शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा उतना ही मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार।